हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं अंशुमानंद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12 की मैथ्स का सारणिक वाला चैप्टर, जिसमें हमने जाना था सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनको कैसे हल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने पिछली वीडियोज और लेक्चर्स में सीखा था। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके। ये है तीसरा वाला लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जो है वीडियो के आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के अगर राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो यहाँ पे जो है इसी साइड आपको जो है एक आई बटन मिलेगा, उस पर जो है क्लिक करके आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देख पाएंगे, या फिर जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो पहला गुणधर्म है यानी इसकी पहली प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट यानी सारणी की है, यदि जो है किसी सारणी का मान जो है इसकी पंक्तियों और स्तंभों में परस्पर परिवर्तित करने पर वो जो क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने से अपरिवर्तित रहता है। या तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि आपको जो है ये कैसे फॉलो करना है। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे आपके सामने एक सारणी हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इस तरह से आपके सामने एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो है रो जितनी है यानी जो इसमें R1 R2 R3 ये रो है यानी पंक्तियां हैं, जितनी भी ये पंक्तियां हैं 1 2 3। ठीक है, और इसके स्तंभ है 3 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 रो है और 3 पंक्तियां हैं। अगर हम इनकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को हम पंक्तियों में बदल दें तो ये जो है अगर बदलते हैं और उस सारणी का फिर मान निकालते हैं तो दोनों कंडीशन में सारणी का मान सेम रहने वाला है। यानी पहले वाली कंडीशन में और उसके बाद रो और कॉलम को चेंज करने के बाद वाली कंडीशन में दोनों समय जो है सारणी का मान सेम रहने वाला है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए जो है डेल्टा 1 इक्वल टू ये हमने ले लिया और डेल्टा 2 इक्वल टू अगर हमने इसके रो को हमने कॉलम बना दिया, यानी जो इसमें रो थी इनको हम कॉलम में लिख देंगे A11 A12 A13, यानी रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। ठीक है, यानी पंक्तियों को हमने स्तंभ की जगह पर लिख दिया है और स्तंभों को पंक्तियों की जगह पर लिख देना है, परस्पर यहाँ पे परिवर्तन करना है। ठीक है, तो A21 A22 A23 हो जाएगा और A31 A32 A33 हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि डेल्टा 1 जो होगा यहाँ पे डेल्टा 2 के बराबर होगा। इस जो है गुणधर्म के अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो डेल्टा 1 इस सारणी का मान अगर आप निकालेंगे तो उसकी परस्पर पंक्तियों और स्तंभों में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो उस सारणी का मान निकालने पे जो आएगा वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे इस गुणधर्म के अनुसार। चलिए आइए इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सारणी ले रहा हूँ डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 1। इस तरह से एक मैंने यहाँ पे सारणी ले लिया है डेल्टा 1। इसका हमने जो है इसका हम जो है यहाँ पे मान निकालेंगे। तो डेल्टा 1 इक्वल टू अगर आप इसको प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के परतर ही प्रसार करेंगे इसी पंक्ति के परतर, तो अगर आप जो है 1 लेंगे तो 1 के लेंगे तो यहाँ पे 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 का 6 में मल्टीप्लाई, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद माइनस लगाएंगे, अगला एलिमेंट लेंगे पहली पंक्ति का, तो ये 2 है और 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4 × 1 - 6 हो जाएगा, 4 × 1 - 1 × 6, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे अगर आप प्लस लेते हैं इसके बाद, अगर आप जो है इसके बाद प्लस लेते हैं तो यहाँ पे 3 है, 3 को अगर लास्ट वाला एलिमेंट ये 3 है तो 3 को लेंगे तो यहाँ पे 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके साथ 1 का 5 में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 का आप 2 में मल्टीप्लाई कर दें और -1 का 5 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका निकल के आएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 - 12 ये हो जाएगा 5 - 12 और माइनस हो जाएगा 4 माइनस, तो यहाँ पे आप -2 है इंटू हो जाएगा 4 - 6 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 8 - 5 8 - 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 12 घटा देंगे। अगर 5 में से 12 घटाते हैं तो वह हो जाएगा यहाँ पे -7
और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 में से 6 घटाएंगे -2 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। और उसके बाद प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और 3 है यहाँ पे, और 8 - 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 × 8 - 5, 8 - 5 मतलब 3 आएगा, 3 × 3 यहाँ पे 9। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर आप जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 4 13, 13 अगर आप -7 में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 6, डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 6। अब देखिए हम क्या करते हैं, उस प्रमेय के अनुसार जो पहला वाला गुणधर्म था उसके अनुसार इसकी जो है पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, यानी जो है रो को हम कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये जो लाइन खड़ी हुई लाइनें हैं उनको हम बड़ी लाइनों में लिख देंगे, ठीक है। यह 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 और 4 5 6 1 2 1 इस तरह से आप लिख देंगे। और इसके बाद जो है इसका प्रसार करेंगे, पहली पंक्ति के पड़ते ही प्रसार करेंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति के पड़ते हम प्रसार करते हैं इसका, यहाँ पे आया 1, ठीक है, 1 आया। और इस अगर आप 1 को लेते हैं, अगर आप 1 को लेते हैं तो 5 × 1 माइनस हो जाएगा 6 × 2, 5 × 1 माइनस 6 × 2 इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लगा देंगे -4, ठीक। अगर आप -4 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 माइनस 3 × 2 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर जो है आप इसके बाद 1 लेते हैं तो यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 × 6 माइनस 3 × 5, 2 × 6 माइनस 3 × 5 हो जाएगा। तो इसको जो अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 12 का जाएगा, यहाँ पे 5 - 12 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में -4 और 2 - 6 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद +1, और 1 के बाद जो है यहाँ पे 1 को ऐसे ही रखेंगे, और 12 - 15, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 12 करते हैं तो -7 आएगा, और 2 में से 6 घटा देते हैं तो -4 आता है, -4 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो यहाँ पे आपका आएगा +16 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस है बीच में, और प्लस है लेकिन यहाँ 12 में से 15 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पे प्लस है, -3 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -3, ठीक है। आप जो है इसको और सॉल्व करेंगे तो -10 -7 और जो है -3 -10 हो जाएगा, और उसके बाद +16, तो इस डेल्टा का वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 6, डेल्टा 2 की वैल्यू भी यहाँ पे निकल के आई 6। यानी इससे प्रूफ होता है यदि हम किसी सारणी की रो और कॉलम्स को परस्पर इंटरचेंज कर दें, यानी जो पंक्तियां हैं इसको स्तंभ बना दें और स्तंभ है जो उनको पंक्तियां बना दें, तो ऐसा करने के बाद जब हम दोनों सारणी का मान निकालेंगे तो उस कंडीशन में दोनों सारणी का मान सेम आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, सारणी का जो अगला गुणधर्म है, यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी है, यदि जो है एक सारणी की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को जो है आपस में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब जो है सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी जो है अगर हम परिवर्तित कर देंगे उस कंडीशन में तो यहाँ पे प्लस अगर साइन आता है किसी जो है सारणी को हल करने पे, और 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो वहां पे उस सारणी का मान माइनस आने लगेगा। तो चलिए आइए एक इसका हम बताते हैं कैसे करना है आपको। सपोज डेल्टा इक्वल टू हमने ले लिया ABC DEF GHI, ये कोई एक सारणी हो गया, ठीक है। तो ये हमने डेल्टा 1 ले लिया। तो अगर आप जो है इसकी किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे हमने R2 को परिवर्तित कर दिया है R3 से, ठीक है। यानी जो है दूसरी वाली जो रो है उसको हमने चेंज कर दिया किससे, तीसरी वाली रो से, और तीसरी वाली रो के जगह पे दूसरी वाली रो को लिख देंगे है। तो इस तरह से अगर आप जो है चेंज करते हैं R2 के साथ जो है R3 को इंटरचेंज करते हैं तो डेल्टा 2 एक तरह से बन जाता है आपका ABC। अब देखिए दूसरी वाली पंक्ति के जगह पे तीसरी वाली पंक्ति हमने लिख दिया, GHI को यहाँ पे लिख दिया और DEF को उसके नीचे लिख दिया तीसरी लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डेल्टा 2, यानी जो है इसका मान जो है माइनस में आ जाएगा,
इसका जो प्लस में वही मान आएगा और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन करके दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया डेल्टा इक्वल टू 1 2 1 3 2 3 और 4 1 6, इस तरह से हमने ले लिया। ये सारणिक हो गया डेल्टा 1 इक्वल टू, और इसमें हमने क्या किया, R2 को हमने R3 से परिवर्तित कर दिया, यानी दूसरी वाली रो को तीसरी वाली रो से और तीसरी वाली रो को दूसरी वाली रो से। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं करके डेल्टा 2 आ जाएगा आपका, जो है अगर आप परिवर्तित करते हैं तो डेल्टा 2 आपका निकल के आएगा। यहाँ पे डेल्टा 2 आपका निकल के आएगा 1 2 1, और दूसरी वाली को हमने तीसरी जगह पे लिख देना है, तो तीसरी वाले को दूसरे वाले पे, और 4 1 6 3 2 3। आपने देखा यहाँ पे जो है दूसरी वाली जो रो थी हमने उसको तीसरी वाली रो की जगह पे किया, और जो तीसरी वाली थी हमने उसको दूसरी वाली रो की जगह पे लिख दिया। तो इसका प्रसार करेंगे पहली पंक्ति के पत्तर, तो इसका जो है पहली पंक्ति के पत्तर प्रसार करने पर दोनों का हमें करना है। ठीक है, तो पहली पंक्ति के पत्तर अगर जो है इसका प्रसार करेंगे आप, तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, पहली पंक्ति के पत्तर आप प्रसार करेंगे तो पहला अगर एलिमेंट लेते हैं पहली रो का 1 है तो 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे 12, माइनस लगाएंगे 1 इंटू 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद जो है माइनस लगाएंगे 2, माइनस 2 ये वाला हो जाएगा, और उसके साथ जो है यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, यहाँ पे 3 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 6 में, और 4 का 3 में, माइनस 4 का 3 में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कैसे किया, प्रसार कैसे किया है, पहली पंक्ति के पत्तर दूसरी पंक्ति के पत्तर यहाँ पे कैसे मैंने प्रसार किया है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज जो है वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे डिटर्मिनेंट्स के कॉन्सेप्ट को बताया है, कैसे जो है प्रसार करना है, कैसे जो है डिटर्मिनेंट का मान निकलना है। तो उस वीडियो को प्लीज जाके जरूर देखिएगा, और इसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे अगर आप जो है पहली रो का दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है इसके साइड के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट को हम छुपा देते हैं, और 3 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस 4 का 3 में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो एलिमेंट है लास्ट वाला 1 लेंगे तो प्लस 1 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो ये और ये लाइन छिप जाएगी, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस लगा के हो जाएगा यहाँ पे 4 का 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे इसके बाद अगर पढ़ते हैं तो 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9 ही आएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 का 18 4 या 12, तो 18 में से यहाँ पे 12 घटाना है तो 2 इंटू 18 माइनस 12। आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली मैं कर सकता था। यहाँ पे प्लस यहाँ पे लगाएंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा 8, 3 माइनस 8 इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 18 में से 12 घटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 प्लस यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 8 में 3 में से 8 घटा रहे हैं तो माइनस 5 में आएगा, तो माइनस 5 यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 12 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 17, तो 9 में से माइनस 17 घटेगा आएगा माइनस 8। तो इस तरह से जो है माइनस 8 इसका आएगा आंसर। अगर आप जो है दूसरी वाली सारणी को अगर प्रसार करते हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डेल्टा 2 इक्वल टू लिखेंगे। अगर आप जो है पहली रो के पत्तर आप जो है प्रसार करेंगे तो यहाँ भी 1 है पहले रो में। ठीक है, तो 1 अगर लेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो माइनस 2 लगाएंगे, इंटू हो जाएगा तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 6 में, 4 या 12, 12 में से यहाँ पे 18 घटा देंगे, 6 3 18, और उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट है प्लस 1 अगर लेते हैं तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है, 8 में से घटेगा आपका जो है 3, 8 में से आपका घटेगा कितना 3। अगर आप जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 माइनस 12 में हो जाएगा, 3 माइनस 12 मतलब हो जाएगा यहाँ पे माइनस 9। ठीक है, और माइनस 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि 12 में से 6 घटा देंगे। उसके बाद जो है प्लस 1 लिखेंगे आप जो है यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप प्लस 1 लिख रहे हैं,
तो +1 अगर का मल्टीप्लाई 8 में से 3 में करेंगे, 8 माइनस 3 में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा निकल के 5। ठीक है, तो -9, ठीक है, -9 -2 इंटू -6 हो जाएगा +12, -9 +12 +5। ठीक है, तो आज जो है 12 + 17, तो 9 + 17 यहाँ पे आपका निकल के आएगा 8। 9 + 17 कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, क्योंकि हम -9 में 17 जोड़ रहे हैं तो आपका 8 आने वाला है। यहाँ पे Δ1 इक्वल टू आया है -8 और Δ2 इक्वल टू आया है आपका जो है 8। तो इस तरह से ये वाला जो है यहाँ पे प्रूफ होता है कि यदि जो है एक सारणी की किसी दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो यहाँ पे सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है यहाँ पे सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो सारणी के मान निकल के आएंगे, एक का प्लस में होगा तो दूसरे का माइनस में होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मान वहां दोनों इक्वल होंगे, एक का प्लस में होगा तो दूसरे का माइनस में। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए अगला यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सारणी का अगला गुणधर्म है, यदि जो है एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, यानी जो है किसी एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, यानी उनके संगत अवयव जो है समान है, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होने वाला है। यानी जो है सपोज यहाँ पे एक सारणी ले लेते हैं Δ1 इक्वल टू यहाँ पे Δ1 इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो यहाँ पे इस सारणी में आप देख सकते हैं 4 5 6 दूसरे वाली पंक्ति में भी है और तीसरे वाली पंक्ति में भी 4 5 6 है। यहाँ पे इस गुणधर्म के अनुसार किसी सारणी की यदि पंक्तियां या स्तंभ, कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो, उनके अवयव समान हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 5 6 इसमें भी था, 4 5 6 इसमें भी था। इस तरह से अगर आपको दे दे कोई दो लाइन आपको समान दिखे किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो वहां पे उस डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है, इसका मान 0 होगा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे पहली रो के प्रत्यय ही हम जो है प्रसार करेंगे, फर्स्ट रो के प्रत्यय, यहाँ पे फर्स्ट रो यानी पहली वाली जो पंक्ति है इसी के प्रत्यय हम प्रसार करते हैं। पहला जो अगर आप एलिमेंट लेंगे Δ1 की वैल्यू हम निकालते हैं, पहली वाली जो एलिमेंट लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ पे 5 × 6 -5 × 6 यानी 30 - 30 हो जाएगा। ठीक है, और -2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 × हो जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो 4 × 6 -4 × 6 तो यानी 24 - 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आप तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, आपको दिख रहा है 3 है। अगर आप जो है यहाँ पे +3 लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, 5 × 4 -5 × 4 तो यहाँ पे 20 - 20 हो जाएगा, 20 - 20। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो है 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस तरह से इस जो है सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दो पंक्ति या स्तंभ आपको समान दिखे तो उस सारणी का मान डायरेक्टली 0 लिख देना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे गुणधर्म, तो स्टूडेंट्स अगला गुणधर्म है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, ठीक है, प्रत्येक अवयव को जो है यहाँ पे एक अचर पद से गुणा करते हैं तो उसका मान भी जो है यहाँ पे उस अचर पद से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक सारणी मान लेते हैं 20 30 40 और 5 6 7 और 1 2 3, इस तरह से हम एक सारणी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है तीनों में एक कॉमन हो रहा है, तीनों लाइन में आप देखेंगे एक कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 10 लिख सकते हैं, और 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं, और 40 को 4 × 10 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सारणी में जो 10 है, इस सारणी के पहली रो में तीनों एलिमेंट्स में कॉमन हो रहा है 10। ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली 10 कॉमन बाहर ले सकते हैं और सारणी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 5 6 7 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको 10 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 10 बाहर हो जाएगा। तो आप इस सारणी को इस तरह से लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3, इस तरह से आप जो है सारणी को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इससे 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप जब देखेंगे किसी रो या पंक्ति में कोई एलिमेंट कॉमन हो रहा है उसको बाहर ले लेंगे,
एक ही लाइन में लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 10 से जो गुणा हो गया आप देख सकते हैं, इस तरह से था। यहाँ पे 10 कॉमन था इस तीनों एलिमेंट्स में, तो पहली रो में 10 कॉमन था, तो 10 हम बाहर ले सकते हैं। इससे आपको ये पता चलता है यदि हम किसी सारणिक में अगर किसी अचर पद से गुणा करते हैं, सपोज किसी सारणिक में जो है हम किसी अचर पद से गुणा करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ इस तरह से है। यदि किसी सारणिक में हम किसी अचर पद से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस सारणिक के किसी एक रो या पंक्ति में के से गुणा हो सकता है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं के एक्स के वाई के जेड, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे किसी सारणिक में अगर बाहर से किसी अंक या कोई अचर पद से आप गुणा करते हैं तो उसके जो है किसी एक लाइन में, ठीक है, किसी एक लाइन यानी किसी रो में या किसी पंक्ति में उस अचर पद से गुणा हो जाएगा, ठीक है। सभी में नहीं कर देना है उस अचर पद से गुणा। जैसे हम यहाँ पे आव्यूह वाले चैप्टर में गुणा कर रहे थे, किसी आव्यूह में अगर किसी अचर पद से गुणा कर रहे थे तो वहाँ पे सभी एलिमेंट्स, उसे जो सभी अवयव थे उसमें गुणा हो जा रहा था उससे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आप जो है देखेंगे इसमें किसी भी सारणी में अगर किसी भी अचर पद से गुणा होता है तो उस सारणी के किसी एक लाइन में गुणा होगा या किसी जो है किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक स्तंभ में होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, गुणधर्म है लास्ट वाला। तो यहाँ पे इस गुणधर्म के अनुसार यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को जो है 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल में व्यक्त किया गया हो तो यहाँ पे सारणी को हम 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से दिया गया हो डेल्टा इक्वल टू, आप देख सकते हैं a प्लस बी दे दिया हो, b प्लस यहाँ पे c दे दिया हो और d प्लस e दे दिया हो, ठीक है, f g h i j k दे दिया हो, इस तरह से सारणी का मान। इसमें आप देखते हैं पहली वाली पंक्ति में यहाँ पे b जोड़ा गया है, यहाँ पे c जोड़ा गया है और इस वाले अवयव में e जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसको जो है 2 सारणिकों के योगफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली वाली जो है सारणिक में पहले वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे a b और d को, तो यहाँ पे a b d लिख देंगे और जो नीचे वाले एलिमेंट है उसको एज इट इज रख देंगे i j k, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लगाएंगे, योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे b जोड़ा गया है, इसमें c और e, तो वही एलिमेंट्स लिख देंगे b c और e। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे f g h नीचे वाले एलिमेंट्स को वैसे ही सेम टू सेम जो है एज इट इज लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर जो है x y z जोड़ दिया गया होता और x y z, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, यहाँ पे सारणी किस तरह से x y z इसी में ऐड हो जाता f g h x y z f g h i j k। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेपरेटली हम लिख सकते हैं सारणी को, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रॉपर्टी, यानी जो है किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयवों को हम 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये गुणधर्म समझ में आया होगा कि यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को जो है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया हो तो यहाँ पे उस सारणी को हम 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली वाली पंक्ति में यहाँ पे 2 अवयव के रूप में व्यक्त किया गया था, a प्लस बी प्लस एक्स, बी प्लस सी प्लस वाई, डी प्लस ई प्लस के। तो हम इस तरह से हम इसको अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जो है आप अगर पहली वाली सारणी बनाते हैं तो इसमें जो ये वाला टर्म है इसका पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, पहला एलिमेंट a b और d, ठीक है। जब दूसरी वाली सारणी बनाएंगे ऊपर तो ऊपर वाली रो में b c और e लेंगे, b c e, और उसके बाद जो है लास्ट वाला जो सारणी योग बनाएंगे इसका तो प्लस लगा के यहाँ पे x y z। इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।